एपिसोड 49। बड़े से एक मैदान में दूर दूर तक खैमे लगे हुए थे। कांता का अंदाजा गलत था। मेले में अब भी 2 दिन बाकी थे। मैं और कांता सुबह 11 बजे यहाँ पहुंचे थे। मुझे अपने खूबसूरत बालों की कुर्बानी देना पड़ी थी। मेरी मूछें भी उसी मेले की भेंट चढ़ गई थी। चेहरे पर भभूत मला हुआ था। गले में मोटे मोटे मनकों की छोटी बड़ी मालाएं थी और हाथ में किंग साइज चिमटा। कांता का हुलिया भी दासियों वाला था। वहां बेशुमार लोग थे, मर्द, औरतें, बच्चे। किसी ने भी हम पर तवज्जो ना दी। लोगों की आमद का सिलसिला जारी था। मैंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले एक छोटा सा खैमा ले लिया। अपने कपड़ों और दीगर सामान की गठरी वहां छोड़कर हम घूमने निकल गए थे। मैंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक वहां का चक्कर लगाया, मगर मुझे विनोद पांडे की झलक भी नजर न आई। फिर मैं कांता को लेकर टेंट की तरफ चल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां कौन सा करतब दिखाऊं। मैंने यही बात कांता से पूछी तो वो बेनियाजी से बोली, यहाँ अनगिनत लोग ऐसे हैं जो कोई करतब नहीं दिखा रहे। वहां बेशुमार गैर मुल्की मर्द और औरतें भी थी। मुझे ग्लोरिया और तैमूर भी दिखाई दिए। उन दोनों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा के और बालों को ब्लीच करके अपने हुलिये बदल लिए थे। पहली नजर में तो मैं भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। तैमूर को मैंने उसकी आवाज से पहचाना। उसके चेहरे पर गोल शीशों वाला चश्मा और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। गले में कीमती कैमरा झूल रहा था। वो दोनों अपने हुलियों से गैर मुल्की नामानिगार लग रहे थे। मैं टेंट से बाहर निकलकर खुले मैदान में बैठ गया। खुले मैदान में लाखों अफराद बैठे थे। मैंने बैठने के लिए योगा का पद्मासन इख्तियार किया था और अब गोया मराकबे में बैठा था। कांता भी मुझसे कुछ फासले पर सर झुकाए बैठी थी। मैं बज़ाहिर मराकबे में था, मगर दरअसल मैं बहुत चौंकिन्ना था। खतरा महसूस करती मैं 1 मिनट के 1000वें हिस्से में अपने शाने पर लटके हुए थैले में से रिवॉल्वर निकाल सकता था। कांता भी पूरी तरह मुसल्ला थी। अचानक कोई हमारे नजदीक आकर ठहर गया। मेरी नजरें उसके पैरों पर थी। वो 2 आदमी थे। उनके जिस्म पर धोतियां और खड़ावे थी। मैंने उनके चेहरे देखने की कोशिश नहीं की। फिर उनमें से एक करख लहजे में बोला, ए सुंदरी, इधर आ। मैंने गैर महसूस तरीके से नजरें उठाकर उन्हें देखा। वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं थे, बल्कि कांता से मुखातिब थे। वो हुलियों से साधु लग रहे थे। सर के बालों के साथ साथ उनकी दाढ़ी, मूछें और भवें तक साफ थी। माथों पर कशके थे और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख। ऐसा लग रहा था जैसे वो चरस या गांजे का भरपूर नशा करके आए हों। जी महाराज, आपने मुझसे कुछ कहा? कांता जल्दी से बोली, हाँ हाँ, हम तुझी से कह रहे हैं सुंदरी, इधर आ। मैंने अचानक आंखें पूरी तरह खोल के बारी बारी उन दोनों को घूरा। फिर उस साधु पर नजरें जमा दी जो कांता से मुखातिब था। मेरे यूं घूरने पर वो एकदम गड़बड़ा गया। मैंने अक्खड़ लहजे में कहा, क्या बात है महाराज, देख नहीं रहे हो मैं तपस्या कर रहा हूं? तमीज से बात कर मूर्ख। तू जानता नहीं है इस समय तेरे सामने कौन खड़ा है? जाओ अपना काम करो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे सामने कौन है। तुम लोग कहां से आए हो? उस साधु ने अचानक पूछा जो कांता से मुखातिब था। तुम्हें इससे क्या मतलब है महाराज? जाओ अपना काम करो, मैंने दरश लहजे में कहा। वो दोनों पैर पटकते आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद कांता आहिस्ता से बोली, ये कौन लोग हो सकते हैं? का वो मेरा नाम लेते लेते अचानक खामोश हो गई। हो सकते हैं क्या मतलब? साधु हैं और कौन है? ये दोनों साधु नहीं है, कांता एतमाद से बोली। इन दोनों ने खड़ाऊं भी शायद जिंदगी में पहली दफा पहनी है। तुमने इनकी चाल पर गौर नहीं किया। फिर उनके पैर बहुत साफ थे। किसी साधु के पैर इतने साफ नहीं होते। खैर देखा जाएगा, मैंने अंगड़ाई लेकर कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। एक ही तरीके से साकित जामिद बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ गया। कांता मेरे पीछे थी। एक जगह मुझे तैमूर नजर आया। वो मुझे देखकर तेजी से मेरी तरफ आया। वहां बहुत से गैर मुल्की पंडितों और साधुओं के आगे पीछे घूम रहे थे। तैमूर मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ग्लोरिया भी साथ थी। वो दोनों गुलामों की तरह हाथ जोड़े खड़े थे। मैंने मुंह बिगाड़कर करख लहजे में कहा, जाओ भागो यहाँ से। मगर वो दोनों अपनी जगह से हिले नहीं। कांता आगे बढ़ी और सख्त लहजे में बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? अभी जो 2 साधु तुम्हारे पास खड़े थे वो क्या कह रहे थे? तैमूर ने सर झुकाकर इंग्लिश में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे इल्तिजा कर रहा हो या मेरी खुशामद कर रहा हो। मनुष्य अगर मन की आंखें खुली रखे तो हर बात की जानकारी हो जाती है मूर्ख। तो क्या वो लोग? हाँ बालके, हमें उनके मन में खोट नजर आया था। बस अब जाओ और आंखें खुली रख। तैमूर सर झुकाकर एक तरफ हट गया। फिर एक और रफ्तार टूट पड़ी। तैमूर की देखा देखी बहुत से गैर मुल्की मर्द और औरतों ने मुझे घेर लिया। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ मुल्कों से था, इसीलिए वो इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल रहे थे। उन्हें झिड़क कर मैंने आगे बढ़ना चाहा, मगर उनमें से गैर मुल्की ने अचानक कांता का हाथ पकड़ा और इंग्लिश में बोला, तुम इस गंजे के साथ कहाँ जा रही हो हनी? कांता ने अचानक चिमटा घुमाया और उसके सर पे दे मारा। जरब से वो बौखला उठा। आसपास के साधु और उनके चेले हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। इससे पहले कि वहां कोई नया हंगामा खड़ा होता, वो गैर मुल्की फुर्ती से लोगों के मजमे में गुम हो गया। मैंने सुकून का सांस लिया और चिमटा बजाता हुआ आगे बढ़ गया। मुझे उस माहौल से वहशत सी हो रही थी। अचानक मैं ठिठक गया। उस जमे गफीर में मुझे विनोद पांडे की झलक दिखाई दी थी। वो अधेड़ उम्र के एक आदमी के साथ खरामा खरामा एक तरफ जा रहा था।
मैं गैर महसूस तरीके से उसका ताक़ुब करने लगा। अब मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा था। विनोद को अगर ज़रा सा भी शुबा हो जाता तो वो एक मरतबा फिर मुझे झुल देकर निकल जाता। मैं कुछ फासला रखकर मोहतात अंदाज में उसका पीछा करता रहा। उधर कहाँ जा रहे हो? कांता ने पूछा। मैं जिस आदमी के लिए यहाँ आया हूँ वो मुझे नज़र आ गया है। वो सामने 2 आदमी जा रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने ब्लैक पैंट और चमड़े की जैकेट पहन रखी है। मुझे उसी की तलाश थी। फिर मैं आहिस्ता से बोला, तुम इर्द गिर्द का जायजा लेकर तैमूर को तलाश करो। वो नजर आए तो मुझे बताओ। मैंने विनोद पर नजरें जमाए हुए कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चंद मिनट बाद कांता ने मुझे बताया कि तैमूर हमारे बाएं तरफ मौजूद है और इसी तरफ देख रहा है। मैंने अचानक चिमटा बजाना शुरू कर दिया। फिर बजाते बजाते मैंने चिमटा फिजा में उछाला और लपक कर फुर्ती से उसे दोबारा पकड़ लिया। ये तैमूर को बुलाने का इशारा था। बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि तैमूर मेरे नजदीक आ गया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने बड़बड़ा कर कहा, शिकार सामने है, स्याह पैंट और चमड़े की जैकेट। तैमूर ने एक नज़र सामने डाली, फिर उसे देखकर आगे बढ़ गया। उससे चंद कदम के फासले पर ग्लोरिया भी थी। वो भी तेजी से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैं पलट गया। अब विनोद पांडे पर नजर रखना तैमूर का काम था। ये काम मैं खुद भी कर सकता था, मगर विनोद मुझे पहचानता था। मैंने अपना हुलिया बदल लिया था, मगर विनोद पांडे अगर मुझे पहचान लेता तो फिर नजर भी ना आता। इसीलिए मैंने तैमूर को उसके पीछे लगाया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ अपने टेंट की तरफ आ गया। उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैदान में लालटेनें और पेट्रोमैक्स लैंप रोशन होने लगे थे। हमारे पास भी केरोसिन ऑयल का एक चूल्हा और लैंप था। मैंने कांता से कहा, खाना तो हमारे पास मौजूद है, तुम जरा कॉफी बना लो। उसने लैंप रोशन किया और चूल्हा जलाकर कॉफी का पानी उबलने के लिए रख दिया। मेरा प्रोग्राम पहले तो ये था कि कुछ देर टेंट पर रहने के बाद चुपके से बाहर निकल जाऊंगा और रात सरदार जी के बंगले में गुजारकर अला सुबह लौट आऊंगा, मगर अब पांडे की वजह से मैंने बाहर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। थोड़ी देर बाद कांता कॉफी लेकर आ गई। मैंने कहा, कांता, तुम थोड़ी देर बाद सरदार जी के बंगले पर चली जाना। और तुम? मैं फिलहाल यहीं रहूंगा। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। तो फिर तो मैं भी यहीं रहूंगी, कांता फैसला कुन लहजे में बोली। मैं जानता था वो किसी कीमत पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो तैमूर और ग्लोरिया भी यहीं थे, वरना शायद वो ग्लोरिया के साथ चली जाती। मैंने ज्यादा इसरार मुनासिब न समझा। अचानक बहराहट सी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर हमारी गुफ्तगू सुन रहा हो। मैं कांता को मोहतात रहने का इशारा करके बुलंद आवाज में बोला, नहीं बालके, तुझे मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। ये कहते हुए मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया और दबे पांव खैमे के दाखिली रास्ते की तरफ बढ़ा। मैंने पर्दा लटकाकर वो रास्ता बंद कर दिया था। मेरा मन बयाकल रहता है महाराज, कांता बोली। वो भी सूरत हाल को भांप गई थी। मैं जीवन भर आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। तुझे शांति अवश्य मिलेगी बालके। मैंने झुककर बड़ी एहतियात से खैमे का पर्दा नीचे से खोल दिया। फिर मैंने कांता को लैंप कुल करने का इशारा किया और बोला, पर अभी तुझे बड़ी तपस्या की जरूरत है। ये कहते हुए मैंने अचानक खैमे का पर्दा हटा दिया। वही पंडित पर्दे से कान लगाए खड़ा था जो शाम को हमारे पास आया था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वो एकदम बौखला गया। इससे पहले कि वो वहां से फरार होता, मैंने सर्द लहजे में कहा, भागने की कोशिश मत करना महाराज, वरना तुम्हारे मटके जैसे पेट में रोशनदान खोल दूंगा। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में अड़ा दी। वो बौखला कर बोला, मैं तो। बकवास बंद कर और सीधी तरह अंदर चलो। वो किसी कद्दू की तरह लुढ़कता हुआ खैमे के अंदर दाखिल हुआ। अव्वल तो हमारी तरफ कोई मुतवज्जो ही नहीं था। किसी ने देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि पंडित मुझसे मिलने आया था। मैं उसे खैमे में ले तो आया, मगर अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने पंडित से कहा, अब बताओ महाराज, कैसे आना हुआ? वो अकड़ कर बोला, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, तुम्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है। महंगी और सस्ती को छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। बाहर कान लगाए क्यों खड़े थे? तुम लोग हो कौन? साधु और पंडित अपने साथ रिवॉल्वर और बंदूकें लेकर नहीं चलते। हाँ, छुपकर दूसरों की बातें जरूर सुनते हैं। क्या सुनने की कोशिश कर रहा था तू? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि। मैंने अचानक उसके मुंह पर उल्टा हाथ मारा। उसका जुमला अधूरा रह गया। बताता ही अभी यही बलि चढ़ा दूं। बता कौन है तू, वरना मेरा रिवॉल्वर बेआवाज चलता है। वो चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा और मुझे घूरता रहा। बोलता या फिर करूं तेरी मरम्मत पहले। मैंने अचानक उसके पेट पर घूंसा मारा। वो तकलीफ से दोहरा हुआ तो मैंने चोटी पकड़कर उसे सीधा कर दिया और रिवॉल्वर की नाल उसके खुले मुंह में डाल दी। मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तूने कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना सुबह यहां से तेरी लाश मिलेगी। 1, 2। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे खैमे के बाहर उल्लू की आवाज गूंजी हो। मैंने कांता से कहा कि खैमे के बाहर शायद वही गैर मुल्की सहाफी है। अगर वही हो तो उसे अंदर बुला लो। कांता ने जाकर बाहर देखा और फिर आहिस्तेगी से पर्दा हटा दिया। फौरन ही तैमूर और ग्लोरिया अंदर आ गए। कांता ने पर्दा दोबारा बांध दिया। तैमूर उस पंडित को देखकर ठिठक गया। ओह, इसका मतलब है कि हम राइट टाइम पर पहुंचा है।
आप ऐसा करो साहब, मैंने तैमूर से कहा, इस राक्षस को अपने साथ ले जाओ, यहाँ तो ये बिल्कुल गूंगा हो गया है। नो प्रॉब्लम, तैमूर चहक कर बोला। फिर मुड़कर ग्लोरिया से मुखातिब हुआ, तुम ऐसा करो, अपनी गाड़ी इस तरफ लाकर लगा दो, हम इन खैमों के पीछे से निकलकर सड़क पर पहुंच जाएंगे। हमारी गाड़ी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ग्लोरिया ने हंसकर कहा। पंडित हवन्नकों की तरह उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों फ्रेंच में गुफ्तगू कर रहे थे, इसीलिए पंडित के पल्ले एक लफ्ज भी ना पड़ा होगा। मैंने भी अचानक फ्रेंच में तैमूर से कहा, गाड़ी में बिठाने के बाद इसे बेहोश कर देना, फिर इसे ग्लोरिया के हवाले करके लौट आना यहीं। तैमूर ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, चलो महाराज, अब तो हमारा गेस्ट आए। फिर वो सर्द लहजे में बोला, हाँ, मुंह से आवाज मत निकालना वरना तुम लोग चाहते क्या हो आखिर। पंडित की सारी शोखी हवा हो गई थी। ग्लोरिया ने आगे बढ़कर पंडित का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और उसके साथ यूं खड़ी हो गई जैसे पंडित की अकीदतमंद हो और पंडित उसके सहारे चल रहा हो। मैं जानता था कि ग्लोरिया की जेब में भी रिवॉल्वर होगा। फिर ग्लोरिया ने पंडित को दिखाने के लिए रिवॉल्वर निकाला और दोबारा जेब में रख लिया। इसका ध्यान रखना, इसे पंडितों की जान लेने का बहुत शौक है। मैंने तैमूर से कहा, यह तो खुद इस पंडित पर मुनहसर है। तैमूर ने कहा और फिर ग्लोरिया को बाहर निकलने का इशारा किया। वो लोग पंडित को लेकर बाहर निकले तो उस तरफ कोई मुतवज्जो नहीं था। हर शख्स अपने आप में मगन था। उस तरफ यूं भी अंधेरा था। वो लोग पंडित को खैमों की अक़बी जानिब से ले गए। मैं थोड़ी देर तक मोहतात अंदाज में जायजा लेता रहा, फिर दोबारा खैमे में चला गया। इस दफ़ा मैंने पर्दा नहीं लगाया। अब मुझे बेचैनी से तैमूर का इंतजार था। तकरीबन 20 मिनट बाद उसकी वापसी हुई। कैसा रहा? मैंने उसे नॉकआउट करके ग्लोरिया के हवाले कर दिया था। वहां सरदार जी उसे संभाल लेंगे। विनोद पांडे की क्या रिपोर्ट है तैमूर? वो उसी आदमी के साथ ठहरा जिसके साथ वो यहाँ नजर आया था। उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उस शख्स का नाम मोहन है और वो पुलिस इंस्पेक्टर है। ये मालूमात तुम्हें कहाँ से हासिल हुई? असल में मोहन के घर के सामने एक हलवाई की दुकान है। मैंने हलवाई से एक पाव गर्मा गर्म जलेबियाँ ली और वही खड़े होकर खाने लगा। मोहन ने भी वहीं से जलेबियाँ खरीदी थी। उसके जाने के बाद हलवाई खुद ही बताने लगा कि एक तो इन पुलिस वालों ने जिंदगी अजीरन कर दी है, पैसे तो भूले से भी नहीं देते। फिर मैंने उसे कुरेदा तो उसने सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि मोहन किस थाने में तैनात है। उसके घर पर पुलिस गार्ड थी? नहीं। घर में कितने अफराद हैं? मोहन का बाप है, उसकी 2 जवान बेटियां हैं, उनसे छोटा एक बेटा है जो मैट्रिक में पढ़ता है। मोहन की बीवी है जो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। अब विनोद पांडे का इजाफा हो गया है। मेरे ख्याल में अब हमारा यहाँ रुकना फजूल है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो फिर हम भी यहाँ से निकल चलें। कांता, ये सामान यहीं छोड़ दो, इसमें कोई कीमती शय नहीं है। अलबत्ता कोई ऐसी चीज मत छोड़ना जिससे हमारी निशानदेही का खतरा हो। हम सरदार जी के बंगले पर पहुंचे तो घड़ी में 9:30 बजे थे। सरदार जी और ग्लोरिया ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मुझे देखकर सरदार जी बेख्तियार हंसने लगे। मेरा हुलिया ही ऐसा था। उन्हें देखकर ग्लोरिया भी हंसने लगी। मैंने कहा, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है ग्लोरिया, इसमें बहुत वक्त पड़ा है। उस पंडित को कहाँ रखा तुमने? वो तहखाने में है। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि वहाँ कोई तहखाना भी मौजूद था, मगर सरदार जी का बिजनेस देखते हुए मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैं तहखाने में पहुंचा तो पंडित होश में था और नंगे फर्श पर नीम दराज था। मुझे देखकर वो उठ बैठा। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर तुझे हड्डी बसली नहीं तोड़वाना तो जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब सच सच देना, वरना मुझे जुबान खुलवाना भी आता है। अब जल्दी बता कि तेरा नाम क्या है? कुंदन लाल। गुड। हम लोगों के पीछे क्यों लगा था? ये मैं नहीं बताऊंगा। मैंने उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया और उसे गर्दन से दबोचकर उठा लिया। बताता है या तेरी खोपड़ी की खाल उतार दूं? मेरे थप्पड़ से उसका गाल जख्मी हो गया था और मुंह से खून रिस रहा था। वो भारी तनोतोष का आदमी था और 2 ही थप्पड़ों में उसकी यह हालत हो गई थी। शायद वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी था क्योंकि उसका चेहरा उस वक्त सुर्ख हो रहा था। वो सरगोशी में बोला, तुम लोग बहुत पछताओगे। ये बता, हमारे पीछे तुम लोग क्यों लगे हुए थे? मैंने उसके पेट में घूंसा मारते हुए पूछा। मैं वहाँ ड्यूटी पर था, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। इसका मतलब है तुमने अपना असली नाम नहीं बताया? मेरा असली नाम यही है, मगर मैं KL वर्मा के नाम से पहचाना जाता हूँ, DSP ऑफ CID। उसने गहरा सांस लेकर कहा, फिर आहिस्ता से फर्श पर बैठ गया। मैंने पहली दफा तुम्हारी साथी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर तुम पर नजर पड़ी तो यह एहसास हुआ कि तुम्हें भी मैं कहीं देख चुका हूँ, पर कहाँ देखा था ये याद नहीं आ रहा था। मगर यह बात तय हो गई थी कि तुम साधु नहीं हो। तुम्हारी हकीकत जानने को मैं दोबारा तुम्हारे खैमे तक आया और तुम्हारी बातें सुनकर मैं मामले की तह तक भी पहुंच गया था, मगर तुम मुझसे ज्यादा तेज निकले। फिर तुमने मुझे पहचाना? हाँ, तुम कामरान हो। अभी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है, इसीलिए तुम मुझसे बच गए, वरना मैं वहां तक अकेला क्यों आता? और आता भी तो अपने किसी आदमी को इत्तला देकर आता। फिर तुम इस आसानी से मुझे अगवा नहीं कर सकते थे। आखिर तुम्हें पंडित बनने की जरूरत क्या थी? वहां मैं एक इंटरनेशनल मुजरिम एल्बर्ट की तलाश में गया था। मुझे इत्तला मिली थी कि वो आजकल इंडिया में है और मेले में आकर किसी से एक अहम डील करने वाला है,
मगर एल्बर्ट से पहले मुझे वो लड़की नजर आई जो तुम्हारी दासी बनी हुई थी। मैंने उसे भी पहचान लिया है। वो केके की भतीजी कांता है। उसने अलग पुलिस वालों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलाहाबाद के हर थाने में कांता की तस्वीरें हैं। एल्बर्ट किसी से डील करने वाला था? ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर वो डील इंतहाई अहम और टॉप सीक्रेट दस्तावेजात की होगी। मैं उस शख्स का नाम बता दूं जिसके साथ एल्बर्ट सौदेबाजी करने वाला है? उसका नाम विनोद पांडे है। वर्मा उछल पड़ा। वाकई तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मुझे उसका नाम तो नहीं मगर हुलिया मालूम है। अब यह डील कभी नहीं होगी वर्मा। पांडे से वो डॉक्यूमेंट्स मैं छीन लूंगा। अब तुम आराम करो। मैंने दरवाजा लॉक किया और ऊपर पहुंच गया। कुछ बताया उसने? हाँ। जल्दी से तैयार हो जाओ तैमूर, हम अभी मोहन की तरफ जाएंगे। मैं तो तैयार हूं, तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। गली में उस वक्त दूर दूर तक सन्नाटा था। आधी रात के वक्त यूं भी सन्नाटा ही होता है। वो तो फिर सर्दियों की रात थी। मैंने घूम फिरकर मोहन के मकान का जायजा लिया तो मुझे उसकी पुश्त पर सीवरेज का एक पाइप नजर आया। मैं उस पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। फिर मैं बंदर की सी फुर्ती से सेकंड फ्लोर तक पहुंच के एक छज्जे पर टिक गया। फिर पेंसिल टॉर्च से तैमूर को ऊपर आने का इशारा किया। पाइप के एन ऊपर सेकंड फ्लोर पर एक खिड़की थी। मेरा इरादा था कि उसी खिड़की को खोलने की कोशिश करूंगा। तैमूर को रास्ता देने के लिए मैं छज्जे पर चढ़कर दीवार से चिपका हुआ कुछ आगे बढ़ गया। उस वक्त मैं तकरीबन 40 फुट की बुलंदी पर खड़ा था। अगर मेरा हाथ या पांव फिसल जाता तो मैं सड़क पर गिरता और ऐसा करता कि सब खेल खत्म हो जाता। ऊपर पहुंचने में सर्दी के बावजूद मैं पसीने पसीने हो गया था। ऊपर पहुंचकर मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ क्योंकि हवा में खुनकी बहुत थी। तैमूर बहुत आहिस्तगी से ऊपर चढ़ रहा था। शायद सर्दी की वजह से वो पाइप को गिरफ्त में नहीं ले पा रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो अचानक फिसल के नीचे चला जाता था। फिर वो कोशिश करके पाइप के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। वो छज्जे पर आने ही वाला था कि अचानक सेकंड फ्लोर की खिड़की खुली और किसी ने तैमूर पर फायर झोंक मारा। तैमूर पाइप से कई फुट नीचे फिसलता चला गया। मेरा दिल गोया उछलकर हलक में आ गया। फिर कोई चीखा, मोहन नीचे जाओ, देखो जो कोई भी है निकलने ना पाए। मैं सन्नाटे में रह गया क्योंकि उस आवाज़ को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो विनोद पांडे की आवाज़ थी।